नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एसएसटी लेवल 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन। मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी कि 6 समितियों का उल्लेख किसने किया है? मैगस्थनीज ने किया है। एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है। आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक विदेशी भूगोलवेत्ता आप लोग कह सकते हो, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। आपको पता होना चाहिए। और यहां पर यह भी आपको पता होना चाहिए मैगस्थनीज की पुस्तक के बारे में। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी बताने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसने कुल 6 समितियों के बारे में बताया है। कौन कौन सी वे समितियां हैं? एक तो पहली आपकी है हाथी विभाग, है ना। हाथी विभाग के बारे में, घोड़े विभाग के बारे में बताया है, रथ विभाग के बारे में बताया है, नौसेना विभाग के बारे में इसने बताया है, और उसी के साथ आपूर्ति तथा परिवहन विभाग के बारे में मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जानकारी बताई है। चलिए बात करेंगे 92 नंबर के क्वेश्चन की। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे अग्रसार। क्या बोलते थे? अग्रसार उसे बोलते थे। ठीक है ना। वेलन वगाई जो भूमि थी, यह चोल काल में दान दी जाने वाली भूमि थी, जो कि किसानों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? किसान लोगों को दान में दी जाने वाली भूमि को चोल काल में वेलन वगाई के नाम से जाना जाता था। वहीं चोल काल में साला भोग जो भूमि थी, यह विद्यालय या जो शैक्षणिक संस्थाएं थी उनके रख रखाव के लिए, विद्यालय के रख रखाव के लिए साला भोग भूमि दान में दी जाती थी चोल काल के दौरान। परंतु क्वेश्चन में पूछा है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रसार बोला जाता था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, है ना। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 94। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वहां पर सबसे पहले आया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए इनकी दरगाह कहां पर है। इनकी दरगाह अजमेर में है। अजमेर कहां पर पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है अजमेर, जहां पर इनकी दरगाह है, जो कि बहुत फेमस दरगाह मानी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहां पर 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है पोलज, परती, चाचर, बंजर भूमि के किस प्रकार यानी कि किस काल से ये भूमियां आपकी संबंधित हैं? पोलज हो गया, परती हो गई, चाचर हो गई, बंजर हो गई। तो मौर्य काल से संबंधित है, या गुप्त काल से, सल्तनत काल से, या मुगल काल से? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान। कि ये क्या है दोस्तों? भूमि के प्रकार हैं, है ना। पोलज हो गया, परती हो गया, चाचर हो गया, बंजर हो गया, है ना। तो मुगल काल की ये भूमियों के क्या हैं? प्रकार हैं। चलिए आइए आगे यहां पर बात करेंगे 96 नंबर के क्वेश्चन की। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन थी? तो नस्तलिक थी, है ना। नस्तलिक जो कि अकबर की एक पसंदीदा शैली मानी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा नस्तलिक। यहां पर क्वेश्चन नंबर 97। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो किसने बनाया था द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के दौरान में? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जोन्स वारकर ने, है ना। थॉमस जोन्स वारकर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 में बनाया था। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा राव फूले।
इन्होंने यह पुस्तक 1873 में लिखी। कब दोस्तों? 1873 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? चाबुक, मतलब कि क्या नाम है दोस्तों? यहां पर आप लोग लिख सकते हो, दूसरी पुस्तक का नाम काश्तकार का चाबुक, काश्तकार का चाबुक इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है। ओके, तो काश्तकार का मतलब होता है किसान, किसान का चाबुक कह लो या काश्तकार का चाबुक कह लो, तो ये ज्योतिबा फूले जी की दूसरी किताब का नाम है, ठीक है ना। परंतु जो गुलामगिरी किताब है ये काफी फेमस मानी जाती है, जिसको 1873 में यानी कि 1873 में लिखा गया था, और उसी के साथ ज्योतिबा फूले ने 1873 में ही सत्यशोधक, क्या मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने 1873 में ही की थी। जो इनकी गुलामगिरी पुस्तक थी, यह अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में दास प्रथाओं का जिन्होंने विरोध किया था, ऐसे व्यक्तियों को यह पुस्तक समर्पित की गई है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन की। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दोस्तों दिया गया है? अनुसूची 11 में दिया गया। किसमें? अनुसूची 11 में दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है, संशोधन कौन कर सकता है भारत के संविधान में? तो आप सभी को पता होगा, संसद क्या कर सकता है? संविधान को संशोधित कर सकता है। और कानून कौन बनाता है दोस्तों? कानून का निर्माण कौन करता है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कानून का निर्माण भी संसद ही करती है, लागू तो इसको न्यायपालिका करती है। आपको ये भी पता, न्यायपालिका नहीं, क्या मतलब कि कार्यपालिका इसको लागू करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, ठीक है ना। और बनाती कौन है? निर्माण कौन करती है? संसद इसको निर्माण करती है। आपको यह भी यहां पर पता होना चाहिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं 101 नंबर के क्वेश्चन के। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, या 10 अगस्त को, 9 नवंबर को, या 10 सितंबर को? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 यहां पर कहता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें जो शब्द बताए गए हैं उनको आपको क्रम में बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले न्याय आता है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात कही गई है, हम भारत के लोग, है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी विकल्प यहां पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर 103 नंबर के क्वेश्चन की। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को कब लागू हुआ? 2008 में, 2010 में, 2011 में, या 2012 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 2012 में पास्को एक्ट लागू किया गया था, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है ना, यानी कि लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को 2012 में इसको यहां पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? अब आपको नहीं वाला बताना है। 51 का के अंतर्गत, 51 ए के अंतर्गत किसको यहां पर शामिल नहीं किया गया है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करों का भुगतान, ये आपका शामिल नहीं है। देश की रक्षा भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों? पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करों का भुगतान करें, जो कि 51 ए के मतलब कि 51 ए से संबंधित नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करों का भुगतान करें ये किसमें क्या है, आप लोग इसको बता सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो करों का भुगतान करें अनुच्छेद किसमें आता है, आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 105, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया जाता है? तो किस संविधान के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो साइज होता है उसको चेंज किया जा सकता है या आकार निर्धारित किया जा सकता है? तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद की यहां पर बात कही गई है ना। किस संविधान संशोधन
की बात यहाँ पर कही गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 91, है ना, 91 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, स्वीप से संबंधित है। स्वीप किससे संबंधित होता है यहाँ पर बताना है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है स्वीप। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। तो है दोस्तों, किसका हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस बाद में प्रतिपादित किया गया था। ए के गोपालन, केशवानंद भारती, गोकलनाथ, SR बोम्मई। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस के दौरान मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका में प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, केशवानंद भारती केस, है ना, बाद में यह प्रतिपादित किया गया था मूल संरचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको यहाँ पर फॉल्स वाला बताना है, गलत वाला बताना है। 3 यहाँ पर आपके सही होंगे, एक गलत होगा। गलत वाले को ढूंढ करके आपको यहाँ पर बता देना है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 70% से अधिक पृथ्वी के धरातल पर जल ही जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के आकार से मिलता जुलता है। इसको चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, विभिन्न नामों से भी इसको जाना जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है, ये भी बात सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, जो कि बात बिल्कुल यहाँ पर गलत कही गई है, आंतरिक नहीं है, ये एक बाह्य ग्रह है। शनि कैसा ग्रह है दोस्तों, शनि एक बाह्य ग्रह है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस क्या होगा आपका, तो सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि असत्य आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो, 110 नंबर का। जब 0 देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं और इस बार भी देखने को मिले हैं हर बार, है ना, 2 से 3 हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो रीट एग्जाम में भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टाइम वाले। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, तो बिल्कुल आसान वाला तरीका आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करोगे, तो सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें, 3 चीजें याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। पहली चीज क्या है, अगर पूरब का टाइम पूछे, पूरब का टाइम हमेशा ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है। ग्रीनविच के टाइम से हमेशा आगे होता है पूरब का टाइम। वहीं अगर पश्चिम का टाइम अगर आपसे पूछे कि पश्चिम में कितना टाइम होगा, तो पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से हमेशा पीछे होता है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी बात क्या है, 1 डिग्री में ना 4 मिनट होते हैं। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं बस। आइए क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं, बिल्कुल बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का टाइम आपसे पूछा है, कितना पूछा है, 15 डिग्री पूर्वी का। तो 1 डिग्री अभी मैंने आपको बताया ना 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितने मिनट होंगे। अब आपको 15 डिग्री में ना 4 का गुणा आप लोग करोगे तभी तो मिनट आएगा। 15 चौके 60, यानी कि 60 मिनट आएगा। 60 मिनट में दोस्तों कितने घंटे होते हैं। अब आप कहोगे कि सर 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा टाइम यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा, 1 घंटा टाइम आएगा। यहाँ पर 10 बज रहे हैं, पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है ना। तो 10 में आप लोग 1 घंटा आगे करोगे, 1 घंटा ऐड करोगे ना, तब आपका क्या बजेगा, 11 बजेगा। सुबह का 11 बजेगा, प्रातः का 11 बजेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग आसान तरीके से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा पूर्वी देशांतर, पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है। अगर यहाँ पर पश्चिम लिखा रहता तो सुबह के 9 बजता, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर लिखा होता पश्चिमी देशांतर का टाइम बताओ, तब आपको 9 बजा होना चाहिए था। यहाँ पर पूर्वी लिखा, पूर्वी का टाइम आगे हो जाएगा ना 11 बजे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य यहाँ पर दे देना कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैं अगली यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, आपके लिए उपयोगी वीडियो लास्ट टाइम तक प्रदान करूंगा, ठीक है ना। और वीडियो को भी लाइक कर देना। यहाँ पर 111 नंबर का क्वेश्चन, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है वह कहलाता है। तो सबसे पहले जहां पर भूकंप का अनुभव किया जाता है, जहां पर भूकंप प्रारंभ होता है, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो उस स्थान को जानते हैं उद्गम केंद्र के नाम से, है ना। उद्गम केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। 112 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के कारण क्या है? अंतर्जनित, बहिर्जनित, अंतर्जनित व बहिर्जनित सौर मंडल बल। तो सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। भूकंप और ज्वालामुखी कभी कभी आते हैं, ये आंतरिक बल के कारण भी आते हैं और बाहरी बल के कारण भी आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना चाहूं, आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन ठीक माने जाते हैं, यानी कि सही माने जाते हैं। तो आपका सी भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और ए भी आपका सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर दोनों लिखा रहता कि ए व बी, तब आप लोग कह सकते थे। तो इसका आंसर आपका ए भी हो जाएगा, क्योंकि अंतर्जनित बल के कारण भी होता है, बहिर्जनित बल के कारण भी होता है और दोनों बल के कारण भी होता है। तो आपके ए बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर बी को चुन लेते या सी को चुन लेते या ए को चुन लेते तो भी आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलता। ऐसा एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोनस नंबर प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। 113 नंबर का क्वेश्चन, अगुलहास धारा कौन से महासागर से प्रवाहित होती है? तो अगुलहास की धारा दोस्तों किस महासागर से आपकी प्रवाहित होती है, यहां पर आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से, है ना, इंडियन ओशन से। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो पहले जनरल आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे या सर जॉन मार्शल थे? तो इनका जो आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसी बात मेरे हिसाब से जो आपकी 12th की जो NCERT है ना, 12th की NCERT हिस्ट्री का जो पहला वाला टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा गया है। क्योंकि NCERT में ना पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण की बात तो कक्षा 12 वाली किताब में ही की गई है मेरे हिसाब से। तो वहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद जॉन मार्शल भी, इन्होंने भी योगदान दिया था, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को वैश्विक स्तर पर घोषित कर दिया था, है ना, जॉन मार्शल ने। राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर होगा, जो कि भारत के पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है थेरी गाथा के संबंध में कौन सा सत्य है? थेरी गाथा किसमें आती है? ये आपके बौद्ध धर्म में थेरी गाथा का उल्लेख किया गया है। यह सुत्त पिटक का हिस्सा होता है, सही बात यहाँ पर कही गई है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, सही दिया गया है। यह विनय पिटक का हिस्सा है, विनय पिटक का हिस्सा नहीं है बल्कि सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला है वो यहाँ पर गलत है। जिन में थर्ड लिखा है उसको सबसे पहले आप लोगों को काट देना है, बचेगा बी वाला, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर हो जाएगा। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये सही हो जाएगा। सुत्त पिटक का भी हिस्सा है, जो बौद्ध धर्म के भिक्खुनियों द्वारा इसको रचित किया गया है, ठीक है ना, रचा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर थर्ड वाला गलत आपका हो जाएगा। यहाँ पर 116 नंबर का क्वेश्चन, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? लिच्छवी, हर्यक, सातवाहन या शाक्य? हर्यक और सातवाहन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, लिच्छवी से संबंधित है या शाक्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब आपका क्या होगा गाइस? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका लिच्छवी वंश से भी ये है। तो लिच्छवी आप लोग सबसे उपयुक्त यहाँ पर मान सकते हो, लिच्छवी वंश को, है ना। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? तो लिच्छवी वंश से संबंधित है। 117 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, 16 महाजनपदों में
मगध प्रथम क्यों था? लोहे की खदानों के लिए, खेती की उपज अच्छा होने के लिए, जंगली हाथी उपलब्ध होने के लिए। तो यहाँ पर ये सभी उपयुक्त कारण हो जाएंगे। 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया। अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद हैं निकाय में, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मगध महाजनपद है ये एक विकसित महाजनपद के रूप में प्रथम श्रेणी में चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खदानें उपयुक्त थी। लोगों ने लोहे का प्रयोग किया खेती जोतने के लिए, जिस कारण धान की फसल उपजाई गई। और गंगा के किनारे स्थित था तो सिंचाई भी आसानी से इसको मिल जाती थी। जंगल से हाथी भी मिल जाते थे, खेती अच्छी होने लगी क्योंकि जल भी आसानी से मिलता था। तो राइट आंसर ये सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 118, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहां पर है? तो लोथल आपके गुजरात में है ना। लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह के नाम से भी लोथल को जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, जो कि समुद्र के निकट कह लो, गुजरात के किनारे स्थित है लोथल, ठीक है ना। राजस्थान, राजस्थान में हड़प्पा के स्थल आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन आपकी कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है ना। ये है आपका एक स्थल राजस्थान का। हरियाणा की मैं बात करूं, राखीगढ़ी, 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 ठीक है ना। ये आपके है हरियाणा में है। तो इतना आपको पता होना ही चाहिए। राइट आंसर गुजरात इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर। आइए आगे बात कर लेते हैं 119 नंबर के क्वेश्चन की। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? अरिका, मेडू, मदुरै, पुहार या भरूच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भरूच। भरूच इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें वेलन वगाई का संबंध। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ना, आप लोग दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखना, आपको मैंने बताया था ना चोल प्रकार की भूमि, वो प्रकार की, मुगल काल की, ये भी वो सब बताया था आपको। तो वेलन वगाई दोस्तों मैंने आपको बताया था, यह जो भूमि है यह गैर ब्राह्मण किसान यानी कि किसानों को दी जाने वाली भूमि है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? जो आपकी 6th की जो NCERT की किताब है ना, हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री वाली जो 7th की है ना, सॉरी 7th NCERT हिस्ट्री से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता है। विद्यालय के रखरखाव के लिए साला भोग भूमि दी जाती है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लगा देता हूँ, आप लोग इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अच्छे ढंग से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में आपको एक से अधिक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। गैर ब्राह्मण किसान को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको वेलन वगाई के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान से संबंधित। यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों? मिलान करना है। चलिए आपको बताता हूँ। यह क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछा गया है ना, राजस्थान जीके का यह क्वेश्चन है, जिसको यहाँ पर आपको सोल्व कराता हूँ। मिलान आपको यहाँ पर करना है। कैसे आपको करना है? ऊंट उत्सव, जो ऊंट उत्सव दोस्तों होता है यह बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट उत्सव बीकानेर में, ए का यहाँ पर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लिख दूं ऊंट उत्सव आपके बीकानेर, यानी कि पहले का यहाँ पर जाएगा बी के साथ। पहले का बी किसमें है दोस्तों? पहले का बी, पहले का बी, तो पहले का बी आपके इसमें दिया गया पहले वाले में, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का ए, मऊ उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों जो पतंग उत्सव है ये जयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का इस हिसाब से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 122 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत यानी कि फॉल्स वाला कथन बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। तो गलत कथन की यहाँ पर बात करूं मैं, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। तो ये वाला कैसा दिया गया है? सही दिया गया है। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में है। ये भी यहाँ पर कैसा दिया गया? सही दिया गया है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, नहीं, ये भी गलत है।
तो आपके यहाँ पर तो 2 गलत हो गए, आपको तो एक गलत वाला बताना था ना, असत्य वाला। तो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, रोहिड़ा तो नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी डी, यहाँ यानी कि दोनों आपके हो जाएंगे, सी एंड डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 123 नंबर का, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है। लूनी जोजड़ी, वनास मोनाल, चंबल पार्वती, माही बाढ़ गंगा। तो नहीं यानी कि गलत वाला आपको बताना है ना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माही बाढ़ गंगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। वाक्यों का यहाँ पर सही मिलान दिया गया है, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 124, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बरहा मंदिर का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था, अरुणोराज ने करवाया था। 125 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था 1857 के विद्रोह के टाइम में राजस्थान में, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेडी होल, जेडी होल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत किस गांव से दोस्तों ये संबंधित थे? उस गांव का नाम है कोलियारी। क्या नाम है? कोलियारी उस गांव का नाम है। 127 नंबर का क्वेश्चन, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया किस साहित्य रचना को दिया गया है? तो यहां पर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शबद, शबद के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? किशनगढ़ से, झालावाड़ से, सिरोही से या प्रतापगढ़ से? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिरोही गांव से जुड़ा है हाथल गांव का संबंध, ठीक है ना, जो कि रियासत से जुड़ा हुआ है ना, सिरोही। अगला क्वेश्चन यहां पर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? जिब्राल्टर किसको कहा था? किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने कहा था। किस दुर्ग को कहा था? नाहरगढ़ के या तारागढ़ के या सिवाड़ा को या मेहरानगढ़ के? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तारागढ़, तारागढ़ को कहा था जिब्राल्टर। किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने कहा था। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो राजस्थान स्पेशल का यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा वेड़ेश्वर मेला को। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज में कुंभ लगता है ना, तो आदिवासियों का कुंभ, उसी तरह से राजस्थान में एक मेले को बोला जाता है, उसको बोलते हैं बेड़ेश्वर का मेला। कैसा मेला दोस्तों? बेड़ेश्वर का मेला को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, थमरडेयो थेड्यो आड़ ढुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ में, कमर में या हाथ में? आप लोगों को बताना चाहूं, जो आभूषण है राजस्थान के महिलाओं के, एक बार आप लोग देख लेना इनको, ठीक है ना। आभूषण से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी भाषा आप लोग देख सकते हो कैसी कैसी यहाँ पर है, यानी कि एक प्रकार से कठिन भाषा है। तो आभूषण वाले को आपको ध्यान में रख करके इनको भी आपको तैयार कर लेना है कि महिलाओं के आभूषण कौन कौन से, उनके नाम क्या है, वो कंठ में पहनती हैं, कमर में पहनती हैं, या हाथ में, या सिर में, या गले में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा कंठ। कंठ, कंठ की जगह यहाँ पर गला होना चाहिए ना। इंग्लिश में लिखा है ना नेक, तो गले में ये महिलाएं यहाँ पर धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजधानी शासक द्वारा करवाई गई? सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह या जसवंत सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइज यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा सवाई राम सिंह के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई के द्वारा नहीं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा बालर नृत्य किया जाता है, बालर डांस।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। ये क्वेश्चन आपके एसएसटी पेडागोजी के हैं। कैसे क्वेश्चन है? एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा क्रियात्मक कौशलों का विकास करके अशुद्धियों को सही कर सकता है मानचित्र की। तो राइट आंसर आपका डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? दुर्खिम ने, बोसिंग ने, अरस्तू ने या टीपी नन ने? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दुर्खिम ने कहा था। दुर्खिम दोस्तों कौन है? एक बहुत बड़ा एक समाज शास्त्री है दुर्खिम। अगला, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? हर्वर्ट मॉडल को या मॉरिसन मॉडल को, आशुवल मॉडल को या टर्नर टीचिंग मॉडल को? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉरिसन मॉडल को। मॉरिसन मॉडल को मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संख्यात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? नहीं वाला यहाँ पर आपको बताना है। 3 सही होंगे उनके बारे में, ब्लूम के बारे में, एक नहीं होगा, उसी को आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है ना? अधिग्रहण नहीं उन्होंने बताया है, और अधिग्रहण उद्देश्य नहीं बताया है, ये गलत है। ज्ञान विश्लेषण मूल्यांकन ये तो बताया है। तो राइट आंसर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जीसीआई, समूह नियंत्रित अनुदेशन। राइट आंसर डी आप पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो वह सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मापन और मूल्य निर्धारण के बराबर होता है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा यहाँ पर नहीं वाला हो जाएगा। तो सूचना का विश्लेषण ये ऐसा नहीं होता, ये भाग नहीं है। प्रायोजना का चुनाव भी होता है, प्रायोजना का मूल्यांकन भी होता है, परिस्थिति उत्पन्न करना भी होता है, विश्लेषण यहाँ पर नहीं होता है। अगला 141, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। नहीं वाला यहाँ पर भी आपको बताना है, कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है। तो मूल्यांकन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये तो दिया गया है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, दिया गया है। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, दिया गया है। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, होती है न, ये नहीं लिखा है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है? पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखा चित्र या ग्राफ? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ। अगला, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। भ्रमण से, अवलोकन से, संग्रहालय से या उपरोक्त सभी थे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात करेगी, जिससे कि बच्चा अपनी आंखों से किसी चीज को देख के अनुभव कर सके, वही एक प्रकार से प्रत्यक्ष होता है। तो भ्रमण करके भी वो प्रत्यक्ष देख सकता है। संग्रहालय में बच्चा जाएगा तो अपनी आंखों से देख सकता है, अवलोकन भी कर सकता है। क्या उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी हो जाएगा। भ्रमण भी हो जाएगा, संग्रहालय भी हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा। ठीक है ना? सभी आपके हो जाएंगे और सभी नहीं भी होंगे, क्योंकि अगर किसी भ्रमण सबसे उपयुक्त कहीं कहीं पर माना जाता है, है ना, संग्रहालय भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अवलोकन से भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, इन सभी से भी हो सकता है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अगर भ्रमण लगाया तो भी उसको 1 नंबर मिलेगा, अगर किसी ने संग्रहालय लगाया तो भी उसको 1 नंबर मिलेगा, अवलोकन लगाया तभी भी उसको 1 नंबर मिलेगा, उपरोक्त सभी लगाए तभी भी उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके सभी सही हैं। अगला, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को कहा जाता है वांगर, खादर, बावर या तराई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा?
तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, उसको खादर बोलते हैं। नए को खादर बोलते, पुराने को वांगर बोलते हैं। अगला, भारत में बहुतायत में पाए जाने वाला वन वन कौन सा है? भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो वह वन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल वन जो होते हैं ना, पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय वाले, वे भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं? तो सुनहरा रेशा के नाम से दोस्तों जूट को जानते हैं। जूट का उत्पादन बंगाल में अधिक होता है, बंगाल वाले क्षेत्र में। जूट उत्पादन के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की जरूरत होती है। धात्विक खनिज युग्म है मैग्नीज, तावा, तावा ग्रेफाइट, लोहा अभ्रक, अभ्रक डोलोमाइट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा पहला वाला, मैग्नीज, तावा, जो कि धात्विक हैं। कैसे धात्विक हैं? ग्रेफाइट आपका धात्विक नहीं होता है, डोलोमाइट अभ्रक धात्विक नहीं होता है, लोहा अभ्रक नहीं होता है ना। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? तो हिमालय यव। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आपको ये भी बता दूं, तो ये 10th क्लास की जो आपकी NCERT है ना, ज्योग्राफी, कक्षा 10 वाली ज्योग्राफी, वहां से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। हिमालय यव के जो पौधे हैं ना, ये कैंसर की औषधि के रूप में बहुत मात्रा में इनका यूज हो रहा है, और जिस कारण ये वनस्पतियां आपके खत्म होने की कगार पे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी आपकी पुस्तक NCERT में बताया गया है हिमालय यव के बारे में। ओके गाइस, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हुआ? बी हो जाएगा, 100% बी हो जाएगा। अगला, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो यह जो आपका प्रयुक्त होता है वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो किस जिले में किया गया गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा जोधपुर में। एक बात आपको बताना चाहूँ, SST और प्लस और राजस्थान का जो GK है उसको, और उसी के साथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। राजस्थान GK के क्वेश्चन अधिक आपको देखने को मिले होंगे उस, ठीक है ना। SST के डायरेक्ट NCERT से देखने को मिलते हैं। राजस्थान GK आप लोग तैयार कर लेना बिल्कुल अच्छे ढंग से, और पेडागोजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन लगभग पेडागोजी के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए यहीं तक है, इसी वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना सभी जगह पे, ठीक है ना। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।